हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमने पहले जो था क्या कहते हैं पढ़ा है, प्रेसिडेंट का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। अब दूसरा पार्ट हम लेकर के आए हैं। इसके अंदर जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, एक तो कर रहे हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, दूसरा कर रहे हैं कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को जो रिमूव करने का, उसके ऑफिस से हटाने का। हमने बात करी थी कि प्रेसिडेंट की सीट कब कब वैकेंट हो सकती है, पर अब हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट मान लो रेजिग्नेशन लेटर नहीं दे रहा है, उसको डेथ नहीं हो रही है, तब भी उसको हटाना हो, तो उसको हटाने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं। ठीक है। और तीसरी बात करेंगे, एक पावर रह गई थी उसकी, वो है वीटो पावर। मुझे लगा ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, इसलिए मैंने इनको तीन टॉपिक हैं जो आज हम कवर करेंगे। इन तीन टॉपिक के बाद आपकी जो प्रेसिडेंट की क्लास है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए अब आपको प्रेसिडेंट को लेकर के कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, जो भी एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, मोर देन सफिशिएंटली मैंने इसमें आपको कवर करा देंगे। एक बात और याद रखना कि आप वीडियोस के नोट्स जरूर लेते हुए चलना। बाद में आप मुझसे कोई कहेगा सर पीपीटी प्रोवाइड कर दो, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। जब तक कि मेरी वेबसाइट वगैरह ना बन जाए, जब तक मैं आपको पीपीटी वगैरह का कोई प्रॉमिस नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, सब बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हम बात करते हैं इलेक्शन की। तो देखो, जब प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात आती है, क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है। इनडायरेक्ट फॉर्म में मतलब कि आम जनता जो होती है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। पार्टिसिपेशन जो होता है वो कौन करता है, उसके लिए कॉलेज बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज किस लिए बनाया जाता है, ये कई सारी लोगों का मिक्सचर होता है जो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, कि भैया हम अपना प्रेसिडेंट चुनने जा रहे हैं। ठीक है, और क्यों ऐसा करा जा रहा है, जिससे हम कंट्री के हर एक एरिया को, हर एक डिस्ट्रिक्ट को, हर एक क्या कह सकते हो आप, सिटीजन को ये कह सके, ये बात उसे बता सके कि हाँ आपका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन है किस चीज में, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। इसीलिए क्या तैयार करा जाता है, इसका इलेक्टोरल कॉलेज तैयार किया जाता है। इस कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, ये कॉलेज सिर्फ किस लिए बनाया जाता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। ऐसा ही इलेक्टोरल कॉलेज बनता है किसके लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी। ठीक है, और इसके जो वोट पड़ते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। क्या मतलब इस बात का, यानी कि जो वोट डालने वाला है वो ये नहीं डिस्क्लोज करने वाला है, उसका नाम नहीं लिखा होता है, वो सिर्फ जाकर के जो बैलेट पेपर होता है जिस पर उसको क्या करना है, जिस पर उसको प्रेसिडेंट को प्रेफरेंस देनी है, उस पर जाकर के लिख देता है कि भैया मेरे को ये वाला प्रेसिडेंट चाहिए। ठीक है, और ये किसी को नहीं पता होता कि ये वोट किसका है, सीक्रेटली होता है। बात समझ में नहीं, जैसे हम और आप लोग वोट देते हैं कौन सी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा के इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे वोट के बारे में पता नहीं चलता है ना, अनलेस और अनटिल हम खुद जाकर के चीखे ना कि भाई मैंने तो बीजेपी को दिया है, मैंने तो बीएसपी को दिया है, ठीक है, कांग्रेस को तो हरा देंगे, इस तरीके की बात हम खुद ना कर रहे हो तो तब तक बात अलग है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो किसी को पता नहीं चलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो कौन कौन होता है इसमें शामिल, सबसे पहले तो ये बात समझ लेना, जो भी चाहे वो स्टेट से आ रहा हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से आ रहा हो, मेंबर सिर्फ वही आएंगे जो इलेक्टेड होंगे, यानी जिनको इलेक्शन, जिन्होंने इलेक्शन फेस किया हो। दो तरीके के मेंबर होते हैं, या तो इलेक्टेड मेंबर होते हैं या नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो राज्यसभा के अंदर जो टोटल सीट होती है वो होती है 250, 250, और उसमें से 233 पर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। वो अलग बात है कि राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, बट 233 सीटों पर इलेक्शन होते हैं। बाद बाकी 12 सीटों पर कौन आता है, नॉमिनेटेड पर्सन। और कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, टोटल मिला देते हैं तो कितने हो जाते हैं, ये आपके 250 सीट्स, 245 सीट्स कंप्लीट हो जाती हैं। क्लियर है बात यहां पर। अच्छा, जबकि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आप बात करते हो लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर जो करंट सीट है वो है 543, वैसे है तो 545, बट अभी जिन पे इलेक्शन हुए हैं वो है 543। जो दो एग्लो इंडियन की सीट है वो क्या हुई पड़ी है, खाली हुई पड़ी है। जबकि 1/4 अमेंडमेंट के थ्रू एग्लो इंडियन वाला कॉन्सेप्ट क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो दो बातें कर दी गई, पहला तो बोल दिया इलेक्टेड मेंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां के इलेक्टेड मेंबर हो। अगर आप इलेक्टेड मेंबर हो बोथ द हाउसेस के, वेलकम है, आप आओ, आपको लेंगे। दूसरा,
इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और कहां की लेजिस्लेटिव असेंबली? यूनियन टेरिटरीज की। और यूनियन टेरिटरीज कितनी है इंडिया में? प्रेजेंट टाइम पर 8 यूनियन टेरिटरी हैं, पर उसमें से सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी के लेजिस्लेटिव को यानी एमएलए को ये राइट दिया गया कि भैया आओ और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या कर डालो? वोट डालो। और तीसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, देखो बाइकैमिनल होती है कुछ स्टेट्स में। बाइकैमिनल मतलब जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो काउंसिल की बात नहीं कर रहे हैं हम यहां पर, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? असेंबली की बात कर रहे हैं। इनके मेंबर को क्या बोला जाता है? एमएलए। तो हम बोले एमएलए साहब भी आएंगे, हर एक स्टेट का एमएलए पार्टिसिपेट करेगा। कहां पर? आपके कहां पर? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और जब इन सभी को मर्ज कर देते हैं बच्चों, तो ये बन जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर हो गई। चलो अब देखते हैं कितने लोग हैं। तो अगर हम टोटल देखेंगे, समझते हैं पहले इस बात को थोड़ा सा। टोटल देखेंगे तो राज्यसभा से कितने लोग आ रहे हैं? 233, और लोकसभा से 543, और पूरे इंडिया में एमएलए जो हैं वो कितने हैं? 4120, यानी 4120 जो हैं आपके एमएलए हैं पूरे इंडिया में। ठीक है, जो पार्टिसिपेट करेंगे किसके इलेक्शन में? आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्लियर बात है यहां पर? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ही पार्टिसिपेशन होता है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो पूरी कंट्री का प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसलिए सबका पार्टिसिपेशन जरूरी माना गया। क्लियर है बात यहां पर? चलो अब देखो, इलेक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रोपोर्शनल और दूसरा होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ध्यान से समझना, ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब जो रेस में पहले नंबर पे आया वो जीत गया, बाद बाकी सब हार गए। फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 वोट से जीते हो या फिर आप 10,000 वोट से जीते हो। मान लेते हैं कि एक जगह पर 1 लाख वोट गिरे और उसमें से सिर्फ 20,000 लोगों ने एक पार्टी को पसंद किया और बाद बाकी 19,000, 18,000, 17,000 और पार्टियों को मिले, तो जो 20,000 वोट मिले हैं वो पार्टी जीत जाएगी। समझ में आ रही है यहां पर बात? यानी कि सिंपल मेजॉरिटी, कोई मिनिमम बार नहीं सेट कर रखा है। बोला कि भैया जो भी अंधा लंगड़ा लूला दौड़ रहे हैं, गधे दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, उसमें जो पहले आ गया वो जीत गया। फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारा रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, भैया दौड़ने वाला जीतेगा। बात समझ में आ रही है यहां पर? जैसे ये देख सकते हो आप, एकदम रियल एग्जांपल, नरेंद्र मोदी जी को जो वोट परसेंटेज अगर हम देखा जाए तो पूरी इंडिया में 37.36% का वोट मिला है। यानी कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन में जो वोटिंग पॉपुलेशन है और जिन्होंने वोट डाले उसमें से सिर्फ 37% लोग चाहते हैं कि कौन? नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी गवर्नमेंट क्या बने, अपनी गवर्नमेंट चलाए। पर देखो सिर्फ 37%, और कितने लोग नहीं चाहते, मतलब मोर देन 50% लोगों का भाई इनको लेकर के राय नहीं है, फिर भी ये सबके हैं। और बाद बाकी पार्टी क्या हो गई? दरकरार हो गई। जैसे कि नेशनल कांग्रेस को देख लो, इनको कितने लोगों ने पसंद किया? 21% लोगों ने। और आप देखोगे डीएमके पार्टी को कितने लोगों ने पसंद किया? 2% लोगों ने। अब ये 2% जो लोग हैं या जो 21% जो लोग हैं, इनका रियलिटी में कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में। गवर्नमेंट हाँ ये जरूर एक काम कर सकते हैं कि भाई बैठ के हल्ला काट सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट पास द पोस्ट वाला सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा क्या करता है? इनजस्टिफाई कर देता है किसको? डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को। बात समझ में आ रही है? डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या है कि भाई सभी को रिप्रेजेंटेशन मिले, और यहां पे तो रिप्रेजेंटेशन किसको मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ किसको? जो पार्टी है, जो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट से मैं आपको बता रहा हूं, शायद केरल और राजस्थान में सीजी जोशी करके कोई थे, वो 1 वोट से हार गए हैं। ठीक है, 1 वोट से हार गए चुनाव। अब बताओ, 1 वोट से चुनाव हार गया बंदा, वहां की पूरी पॉपुलेशन उसको सपोर्ट करती है, बट अब वो नहीं जा सकता है। उसके वहां के जो दल है, जो बेसिकली आप कह सकते हो शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट जैसे लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं जा पा रहा है। क्यों भाई? उनकी पॉपुलेशन कम है, या फिर मान लो मुस्लिम हैं या फिर हिंदू हैं, कहीं पर हिंदू कम है, कहीं पर मुस्लिम, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पास द पोस्ट क्या करता है? इनजस्टिफाई करता है। जबकि दूसरा जो तरीका है वो क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी जितना आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया,
और पिज्जा ऑर्डर करा, मान लो आपके दोस्त ने एक पिज्जा आया 100 रुपीज का, आपके दोस्त ने 20 रुपए दिए, तो उसको कितना पिज्जा मिलना चाहिए? 20 रुपए का। उसी तरीके के किसी ने 40 रुपए दिए तो उसको कितना मिलना चाहिए? 40 रुपए का। तो जितना जिसका पैसा उतना उसको शेयर, ये क्या कहलाता है? प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जितनी जिसको वोट मिले उतना ही ज्यादा उसको सीटें मिलनी चाहिए। यानी अगर मैं इस तरीके से बांटू इस चीज को, तो देख सकते हो कि बीजेपी गवर्नमेंट को 100 सीटें अगर होती तो उसमें से कितनी सीटें मिलनी चाहिए थी? 37 सीटें मिलनी चाहिए थी, जबकि कांग्रेस को कितनी मिलनी चाहिए थी? 21 सीटें मिलनी चाहिए थी अगर 100 सीटें होती तो। और ये जो पोर्शन होता, ठीक है, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? कहते हैं बच्चों प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये इंडिया में फॉलो होता है, बट किसके मामले में? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मामले में ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। राज्यसभा में तो नहीं भी मान लो थोड़ा, बट हाँ प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहां फॉलो किया जाता है? आपका बहुत ही क्लियरली फॉलो किया जाता है कहां पर? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। क्लियर है बात यहां पर। और वर्ल्ड वाइड कहां पर फॉलो होता है? ये नीदरलैंड वगैरह में ज्यादा फॉलो किया जाता है। नीदरलैंड है, इजराइल है, वहां पर इसे प्रैक्टिस में किया जाता है। क्लियर है बात यहां तक? तो समझ में आ रहा है? तो दो मेथड हैं, या तो प्रपोर्शनल मेथड हो सकता है या फिर फर्स्ट पास द पोस्ट हो सकता है। तो हमारे यहां पर प्रेसिडेंट के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड किया जाता है, या जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहते हैं। बच्चों सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है अभी और क्लियर हो जाएगा जब हम इसके इलेक्शन की पूरे प्रोसेस की बात करेंगे। अब बात करते हैं कि वोट की कैलकुलेशन कैसे होती है। भाई एमएलए भी आ रहा है और एमपी भी आ रहा है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आ रहे हैं और मेंबर ऑफ आपके लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ रहे हैं। इन लोगों की वोट की वैल्यू निकाली जाती है। तो कैसे निकाली जाती है? पहले हम समझते हैं एक एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसको ले लिया जाए, और जितना उस स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव मेंबर हैं उसको ले लिया जाए। तो यहां पर हम एक एग्जांपल उठाते हैं और देखते हैं। मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी क्या हैं? एमएलए हैं। मानना क्या है? ये हैं, और वहां की पॉपुलेशन कितनी है? 10 लाख, और 10 लाख की पॉपुलेशन है। लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी है? 100। आप कहोगे सर पॉपुलेशन क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर जो सीट अलॉट करने का सिस्टम है वो पॉपुलेशन वाइज है। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा के अंदर हो, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हो। यानी जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी उनके पास सीटें ज्यादा होंगी, जिसकी पॉपुलेशन कम है उसकी सीटें कम है। गेम सिर्फ किस चीज का है? पॉपुलेशन का। इसीलिए आप जरा ध्यान से समझोगे तो यूपी की जो राज्यसभा में भी सीटें ज्यादा हैं और लोकसभा में भी सीटें ज्यादा हैं, और मिजोरम देख लो, मणिपुर देख लो, नागालैंड देख लो, उनकी क्या कहते हैं आपका लोकसभा में भी सीटें कम है और राज्यसभा में भी। क्यों? क्योंकि भाई उनकी पॉपुलेशन ही नहीं है। यूपी वाले मेहनती लोग हैं। समझ ना बात को? तो देखो, तो टोटल पॉपुलेशन लिया और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर लिए और उसको डिवाइड किया। तो मान लेते हैं 10 लाख है और 100 वहां पर एमएलए हैं, 100 एमएलए से डिवाइड करा तो जो निकल के आया वो आया कितना? 10,000। तो 10,000 कहीं ना कहीं दिखने में थोड़ा बड़ा नंबर है कि 10,000 आपके वोट की वैल्यू है, और ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी, 10 लाख पॉपुलेशन थोड़ी ना है। तो हमने उसको और किससे डिवाइड कर देते हैं? 1,000 से। ये फिक्स है कि 1,000 से जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसको किससे डिवाइड कर दिया जाएगा? 1,000 से। तो अब जो वैल्यू निकल के आई 10, वो 10 वैल्यू है एक एमएलए की, जो कहां से बिलोंग करता है? जो बिलोंग करता है यूपी से। बात समझ में आ रही है? यानी यूपी का जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू 10 है। किसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। पहली बात। दूसरी बात, अगर एमपी की बात करी जाए, जैसे हमारे मोटा भाई, अब मोटा भाई की जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू ऑफ वोटर ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट। जितने एमएलए हैं उन सबकी वोट वैल्यू, बात समझना, नंबर नहीं, वोट वैल्यू। तो जो अभी करंट वोट वैल्यू है वो है 5,49,495। यानी कि पूरे इंडिया में जो एमएलए की वोट वैल्यू है वो है 5,49,495, और जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है? 776 मेंबर ऑफ कहां पर? पार्लियामेंट में। लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबरों को जोड़ोगे तो कितनी आएगी? 776, और जब उसको डिवाइड करोगे तो जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? 708। यानी एक एमपी के वोट की जो वैल्यू है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो कितनी है? 708।
ठीक है, जबकि एक एमएलए की वोट की वैल्यू वेरी करती है स्टेट वाइज। अगर वो मणिपुर का है तो उसकी वोट वैल्यू कम है, अगर वो कहां का है यूपी का है तो उसकी वोट वैल्यू ज्यादा है, अगर वो तमिलनाडु का है तो उसकी वोट वैल्यू क्या है, ज्यादा है। जबकि अगर वो कहां का है आपका क्या नाम है मिजोरम का है तो उसकी वोट वैल्यू कम है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन गेम है। यहां तक बात समझ में आती है। तो टोटल वैल्यू अगर निकालनी है वोटर्स किसके, पार्लियामेंट की, तो 776 कितने हैं आपके मेंबर्स हैं, उनको डिवाइड कर दो कितने से, 708 से। 708 क्या है, एक एमपी की वैल्यू है, एक एमपी के वोट की वैल्यू है। तो डिवाइड करने के बाद आपको कुछ मिलेगा कितना, 5,49,408। समझ में आ रही यहां तक बात। तो ये आपके एमपी की वैल्यू निकल के आ गई, यानी एमएलए की वैल्यू निकाल दी हमने और एमपी की वैल्यू निकाल दी। जरा यहां ध्यान से देखोगे तो देखो, जैसे अरुणाचल प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है, 8, और वहीं पर दिल्ली के एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है, 58। वहीं पर उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है, 208, और तमिलनाडु के एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है, 176। आप विकिपीडिया पे और भी चेक कर सकते हो किसकी कितनी वोट वैल्यू है। तो समझ पा रहे हो, वेरिएशन देखने को मिल रहा है। पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो मणिपुर से आता हो, चाहे वो झारखंड से आता हो, सबकी वोट वैल्यू कितनी है, 708। बात क्लियर हो रही है यहां तक? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यहां पे हमने क्या करा, एक एमएलए की कितनी वोट वैल्यू है ये निकालने की बात कर दी, और दूसरा एक एमपी की वोट वैल्यू कितनी है ये निकाल दी। एमपी की कितनी है, 708। एमएलए की क्या है, वेरी करती है अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से। क्यों वेरी करती है जी, क्योंकि बात यहां पर किसकी लल्ला, पॉपुलेशन की, और जब बात पॉपुलेशन की तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन तो वेरी करती है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इस तरीके से तो जिस राज्य में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उनकी तो भाई साहब चांदी होती जा रही है, तो सभी राज्य अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने पर क्या करें, ध्यान दें। समझ में आई बात? क्योंकि भाई जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन वो ज्यादा ताकतवर, ठीक है। तो क्या हुआ कि इस परेशानी को देखते हुए, और क्योंकि जो हमारे नॉर्थ के स्टेट हैं वहां पर लोग मेहनती हैं तो वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, जबकि हमारे साउथ के जो लोग हैं वो थोड़े से कम मेहनती है तो वहां पे पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो वहां पे पॉपुलेशन कम है तो उन लोगों ने भाई झंडे उखाड़ दिए, बोला ये तो नहीं चलेगा, तुम हमें भी बताओ ऐसा कुछ, अगर तुम लोग यही पॉपुलेशन गेम खेलना है तो हम भी अपने लोगों को काम पे लगने के लिए बोले, ठीक है। तो क्या हुआ फिर क्या होना था, तो भैया इंदिरा गांधी जी ने बोला कि ऐसा है लड़ाई वगैरह करो बंद, हम एक काम करते हैं, बात पॉपुलेशन की है ना तो एक अमेंडमेंट कर देते हैं। क्या अमेंडमेंट कर देते हैं, 42nd अमेंडमेंट हुआ 1976 में, और ये बोला गया कि इंडिया में 2000 तक जो भी पॉपुलेशन 1971 में है वही बेंचमार्क पॉपुलेशन मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि जहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ये जो देख रहे हो टोटल पॉपुलेशन वाला जो गेम, ये कौन सी पॉपुलेशन ली गई है, ये 1971 वाली पॉपुलेशन ली गई है। क्यों ली गई है, क्योंकि भैया ऐसे तो यूपी का आज वोट वैल्यू मतलब पूरे तमिलनाडु की वोट वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो इसलिए फिक्स कर दिया गया। और क्या कर दिया गया कि भाई जो वोट वैल्यू है वो 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ही लिया जाएगा, उससे बाद में नहीं लिया जाएगा। और कब तक करा गया, तो 42nd अमेंडमेंट जो किया गया था बच्चों, ये करा गया 2000 तक के लिए, कि 2000 तक क्या किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1971 को एज ए पॉपुलेशन का बेंचमार्क माना जाएगा। और 2000 के बाद देखा जाएगा जो अगली 2011 में जो डाटा पब्लिश होगा उसके अकॉर्डिंग फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 2000 जब कंप्लीट हुआ तो प्रॉब्लम फिर से आई। तो इस समय जो गवर्नमेंट थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने जी बोला कि देखो हम भी क्या करते हैं, इसी चीज को सेम आगे बढ़ा देते हैं और 2026 तक, कि 2026 तक जो पॉपुलेशन है वो भी कब तक की ली जाएगी, 1971 के तौर पर ली जाएगी, और उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो अभी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है बच्चों, वो 1971 के हिसाब से ली जा रही है। किस मामले में, जब हम बात करते हैं किसकी, आपके कैलकुलेशन ऑफ, किस चीज की कैलकुलेशन करते हो, कैलकुलेशन ऑफ एमएलए के वोट की। एमएलए की वोट की जब कैलकुलेशन की जाती है तो उस सीन में हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन किसकी ली जा रही है, 1971 की। तो अमेंडमेंट याद रखना, पेपर में पूछी जा सकती है, 42nd अमेंडमेंट और 84th अमेंडमेंट। क्लियर है यहां तक बात? चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, चलो एक सेकंड रुको बच्चों, 1 मिनट बस रुको।
अरे कोई नहीं, बस वो कोई आ गया था इस वजह से। देखो यहां तक बात क्लियर है सभी को, इसमें कोई दिक्कत? चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कैसे, तो हमने थोड़ा समरी देख लेते हैं पहले। तो इंडिया में टोटल एमएलए कितने हैं? 4120। टोटल एमपी कितने हैं? 776। कौन से एमपीज की बात हो रही है? नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड की। और टोटल एमएलए के वोट कितने? टोटल एमएलए के वोट, एक एमएलए की बात नहीं, टोटल। यानी 4120 एमएलए के वोट कितने हैं? 5,49,495 वैल्यू है इनके वोट की। और टोटल एमपी के वोट की वैल्यू कितनी है? 5,49,408। ये टोटल एमपी के वोट की वैल्यू है। क्लियर है यहां पर बात? और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 4,896 लोग, 4,896 पीपल आर पार्टिसिपेटेड। और उनकी टोटल वोट वैल्यू कितनी है? 10,98,903। देखो पेपर से इसका कोई लेना देना नहीं है, पहली बात समझा देता हूं मैं, ठीक है? इसका लेना देना है सिर्फ आपकी नॉलेज से, कि आप समझ जाओ कि किस तरीके से आखिर इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। एटलीस्ट आप एक एजुकेटेड हो, आपको अवेयर तो हो। पेपर तो यार, पेपर तो निकलेगा ही, पेपर का क्या है, ठीक है? कोई एग्जाम निकलेगा या कहीं नहीं निकलेगा, कुछ तो जिंदगी में बेहतर कर ही लोगे। समझ रहे हो? मुद्दा तो यह है कि आप सच में अपने देश को भी जानते हो या नहीं जानते। समझे? कुछ लोग, मैं एक बच्चे से मिला, वो कह रहे सर मुझे एसएससी की तैयारी करनी है। मैंने कहा अच्छा, उनके नागालैंड बता कौन से देश में आता है? मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा मैं नहीं हूँ कोई मांगा। बोला नहीं सर मुझे नहीं पता। मैंने कहा मुझे मारो कोई चाटा वाटा एक दो। मैंने पूछा ही क्यों इससे? तो ऐसे ऐसे तो तीरंदाज बच्चे आते हैं। तो भाई आप अवेयरनेस के लिए भी पढ़ो, आपको चीजें जानने के लिए पढ़ो। एक तो बड़ा ही ना रोचक सी कहानी हो गई, यूट्यूब पे एक नई चीज शुरू हो गई है। सभी लोग उठते हैं और एजुकेशन सिस्टम को उठा के गालियां बकनी शुरू कर देते हैं कि हाँ एजुकेशन सिस्टम खराब है। हाँ भाई, दुनिया में एजुकेशन सिस्टम का काम होता है आपको अच्छा बनाना, ठीक है? आपको कितनी चीजें सीखनी है या नहीं सीखनी है, हमारे यहाँ पे सीखने की भी इच्छा नहीं है ना लोगों में। बहुत कम लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। आप YouTube पे देखो, शॉर्ट वीडियोस के नाम पे पता नहीं क्या ही चल रहा है, ठीक है? बट वहीं पर अभी एजुकेशनल वीडियोस को देखो आप, जो एजुकेशनल वीडियो जो अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, उनकी व्यूअरशिप उठा के देखो, आपको कुछ नहीं आती है, ठीक है? चलो देखो, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इलेक्शन होता कैसे है। ये सारे वोट वगैरह आ गए, बैग में भर भर के लोग अपने अपने लेके आ गए। अब वोट पड़ेंगे कैसे और कैसे इस पूरे प्रोसेस को ऑप्ट किया जाता है, तो समझो। इंडिया में जो वोट का सिस्टम है वो है लिस्ट सिस्टम, यानी कि आपको एक लिस्ट दी जाती है। हर एमएलए और एमपी को एक लिस्ट दी जाएगी, हर एक के पास एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में कई सारे कैंडिडेट यानी कई सारे पार्टीज के नाम होंगे और उसे उस पार्टी पे क्या करना होता है? प्रेफरेंस डालना होता है। जैसे यहां पर समझो, मान लो 4 कैंडिडेट है हमारे पास, रामनाथ जी हैं, रामनाथ कोविंद, मीरा जी हैं, राहुल गांधी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं। ये चारों लोगों के नाम लिस्ट में पड़ गए हैं। एक एमएलए ने वोट डाला, प्रेफरेंस डाली। जैसे कि उसने बोला मीरा जी को एक पहले नंबर पे रखा, दूसरे पे बोला मीरा जी के बाद अगर कोई किसी को बनाना चाहो तो बोला रामनाथ कोविंद को, बोला रामनाथ कोविंद के बाद तो बोला अगर सबसे बुरा टाइम आ जाएगा तो राहुल गांधी जी को, अब बोला राहुल गांधी के बाद बोला अगर मतलब क्या ही करना है राहुल गांधी जी को लालू प्रसाद यादव जी को बना देंगे। ये उसने प्रेफरेंस डाली। तो इसमें पहले नंबर पे कौन है? मीरा जी। मीरा जी जो हैं उनको ये वोट चला जाएगा। ये वोट किसका हो गया? वो मीरा जी का हो गया। ऐसे ही यहां पर देखो, दूसरे जो एमपी एमएलए उसने वोट किसको डाला पहले नंबर पे? लालू प्रसाद जी को। तो ये वोट किसको चला जाएगा? लालू जी को। अच्छा, वैसे ही रामनाथ कोविंद जी को मान लो किसी ने पहले नंबर पे चुना तो वो वोट किसको चला जाएगा? रामनाथ कोविंद जी को। इस तरीके से पहली काउंटिंग कंप्लीट होती है, पहली बार काउंट किया जाएगा, ठीक है? कई राउंड में काउंटिंग होती है, वैसे तो इंडिया में 2 ही राउंड में काउंटिंग पता चल जाता है, बट 2 में नहीं पता चला तो तीसरे में नहीं पता तो चौथे में काउंटिंग होती रहेगी, जब तक कोई भी एक कैंडिडेट 51% से ऊपर का क्या नहीं लेकर के आ जाता है? शेयर लेकर के आ जाता है। यानी उसकी वोटिंग परसेंटेज जो है वो 51% से ऊपर जब तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक उसको जीता नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पे ये नहीं चल रहा है कि आप पहले हो और आपकी परसेंटेज कितनी है? सिर्फ 28% है और आप पास हो गए। नहीं, यहां पे क्या करा जा रहा है?
आपको पास भी होना है और आपकी मिनिमम परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, 51% होनी चाहिए। अगर आप 51% वोट नहीं लेके आए तब तक हम काउंटिंग करते रहेंगे जब तक आपके 51% नहीं हो जाएंगे। यानी कि समझ में आ रही है यहां तक बात। इसे ही बोलते हैं प्रोपोर्शनल, कि भाई हमने कोटा डिसाइड कर दिया है कि इतना तो चाहिए ही चाहिए अगर आपको क्या बनना है, प्रेसिडेंट बनना है। और हमारे यहां पर वो कोटा क्या है, 50+1, यानी कि सिंपल मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए। यानी 51+1 अगर आप लेके आते हो तो आप प्रेसिडेंट बनोगे, अदरवाइज आप प्रेसिडेंट नहीं बनोगे। और इसको निकालने के लिए हम क्या करते रहते हैं, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड की काउंटिंग करते हैं। तो मान लो हमने ऐसे पहले राउंड की काउंटिंग कंप्लीट करी तो हमें पता चला हमने 100 वोट लिए हैं, तो हमें पहले पता चला कि रामनाथ जी को 44 वोट मिले हैं और मीरा जी को 24 और राहुल गांधी जी को 22 और लालू जी को कितने, 10। पहले राउंड की काउंटिंग क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब पहले राउंड की जब काउंटिंग कंप्लीट हो गई तो राहुल जी हो जाएंगे बाहर। अब बच कौन कौन जाएगा, अब आगे सेकंड काउंटिंग में कौन कौन बचेगा आपके, क्योंकि देखो यहां पे इनके वोट कितने हैं, 44। अगर ये 51 होते तो इन्हीं क्या दे देते, हम जीता हुआ डिक्लेयर कर देते। पर इनके कितने वोट हैं, सिर्फ और सिर्फ 44। तो अभी तो हमें चाहिए, जबकि फर्स्ट पास द पोस्ट का मतलब जीता हुआ कौन है, रामनाथ कोविंद जी। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें मिनिमम कितना चाहिए, 51 वोट चाहिए। क्लियर है बात यहां पर। तो अब क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, राहुल गांधी जी के लालू प्रसाद यादव जी के वोट को आगे ट्रांसफर करेंगे। देखो कैसे, इसे ही बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब लालू जी को वोट कितने मिले, 10 वोट। अब लालू जी तो रेस में आगे है नहीं, अब देखते हैं 10 वोट कैसे पड़े थे। तो जरा यहां पर देखो इसे, तो मान लेते हैं कि 10 वोट में पहली प्रेफरेंस पे कौन था। जाहिर सी बात है, अगर 10 वोट इनको मिले हैं तो कौन पहली प्रेफरेंस पे होगा, लालू जी प्रेफरेंस पे होंगे। फिर हमने चेक करी सेकंड प्रेफरेंस, तो इसमें सेकंड प्रेफरेंस पे कौन था, तो हमें पता चला 7 लोगों का यह मानना था कि अगर लालू जी नहीं बने तो कौन बनना चाहिए, रामनाथ कोविंद बनने चाहिए। अच्छा, और एक का यह मानना था कि अगर लालू जी ना बने तो कौन बनना चाहिए, मीरा जी बननी चाहिए। और तीसरा, 2 लोगों का यह मानना था अगर लालू जी नहीं बनते हैं तो कौन बनना चाहिए, राहुल गांधी जी बनने चाहिए। समझ में आ रही है बात। यानी कि 10 वोटों में पहली प्रेफरेंस कौन थे, लालू जी। अच्छा, और दूसरी प्रेफरेंस कौन थे, आपके 7 लोगों का मानना क्या था कि रामनाथ कोविंद जी। तो हमने क्या करा, वोट को आगे ट्रांसफर कर दिया। तो ये 10 वोट जो थे उसमें से 7 वोट किसको चले गए, रामनाथ जी को। 10 वोट में से 1 वोट किसको चला गया, मीरा जी को। और 10 में से 2 वोट किसको चला गया, राहुल जी को। अब इनका टोटल देखें तो 7 वोट अगर इनको मिल जाते हैं तो इनके टोटल वोट कितने हो जाएंगे, 51। हमें मिल गया हमारा प्रेसिडेंट, बात खत्म। इसे ही बच्चों हम बोलते हैं क्या, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि एक बंदे से वोट ट्रांसफर होके कहां चला गया, दूसरे बंदे के पास चला गया। ऐसा नहीं है कि इसमें फिर से वोटिंग कराएंगे, दोबारा फिर से वोटिंग कराएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उसी वोट के ऊपर, क्योंकि लिस्ट सिस्टम है, आपको लिस्ट में क्या देना पड़ेगा, प्रेफरेंस देने पड़ेंगे। अगर मीराबाई जी हार जाती हैं, मीरा जी निकल गई पहले ही राउंड में, तो उनके वोट पे दूसरा नंबर किसका है, रामनाथ कोविंद का। तो ये वोट किसको मिल जाएगा, रामनाथ कोविंद जी को। बात समझ में आ रही है। इसे ही बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इसी तरीके से आपके प्रेसिडेंट के क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। होप आप सभी को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैं आपको बिल्कुल समराइज करा देता हूं फटाफट से। पहली चीज क्या, कि पहली बात तो एक ये है कि हमारे इलेक्टोरल में कौन कौन आएगा, एक तो आएगा एमएलए और एमपी। एमएलए और एमपी कौन कौन से, इलेक्टेड। दूसरी बात, हम कौन से तरीके से करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। तीसरी बात, एमएलए की वोट की वैल्यू निकालेंगे, एमपी की वोट की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों की वोट की वैल्यू क्या है, दोनों को जोड़ देंगे तो 10,58,903 वोट वैल्यू निकल के आती है, पूरा जोड़ करके। और उसमें से जिसको 51% वोट मिल जाएंगे वो क्या बन जाएगा, प्रेसिडेंट। और हमारे इस गेम में कौन प्रेसिडेंट बन गया, रामनाथ कोविंद जी। क्लियर है बात यहां पर बच्चों, यहां तक बिल्कुल क्लियरिटी आ गई, ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं इम्पीचमेंट की, कि आखिर भैया आर्टिकल 61 क्या कहता है।
आर्टिकल 61 कहता है कि भाई अगर प्रेसिडेंट को हटाना है, प्रेसिडेंट को हटाना क्यों है? प्रेसिडेंट को हटाना इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन करा होगा। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। तो हमने मान लिया कि मान लो कैबिनेट की बात मानने से मना कर दिया, या मान लो कि उसने क्या कर दिया, कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो कॉन्स्टिट्यूशनली पार्लियामेंट को लगता है कि गलत है, तो उनको क्या करा जाएगा? हटाया जाएगा। और उनको हटाने के लिए, ये बात ध्यान रखना बच्चों, उनको हटाते वक्त, ठीक है, जो प्रोसेस चलाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इंपीचमेंट। अब ध्यान रखना कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इंपीचमेंट में, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड पे लेके जाता हूं। देखो यहां कौन कौन इनके इलेक्शन में आ रहा है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आ रहे हैं। इनको हटाते वक्त इलेक्टेड भी आएंगे और नॉमिनेटेड भी आएंगे। कहां के? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बात समझ में आई? और बात बाकी कोई नहीं आएगा। खत्म बात, समझ में आ गई बात? कौन कौन आएगा? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स आएंगे और वही इनको हटाने का प्रोसेस चलाएंगे। बाद बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव का, दिल्ली पौंडीचेरी का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है हटाने में। क्यों? क्योंकि भाई हटाने का डिसीजन और अपर हाउस है ना, तो आपका रिप्रेजेंटेशन तो मिल ही रहा है ना आपको। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बात? चलो चलो देखो आगे देखते हैं तो कैसे प्रोसेस स्टार्ट होता है। सबसे पहली चीज जो करी जाती है वो ये करी जाती है कि भाई प्रेसिडेंट को 1/4 ऑफ द मेंबर लिख करके भेजते हैं कि भैया प्रेसिडेंट, हम आपको बहुत दुखद समाचार से बता रहे हैं कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट चलाया जाएगा, यानी आपको आपकी पोस्ट से हटाया जा रहा है, हटाया जाएगा, ठीक है। इसका प्रोसेस चलने वाला है और इसके लिए कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा? कम से कम 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। हंस रहे हैं सर जी? हैं, जानते हैं, हटा तो कोई पाएगा नहीं। तो ये किसी भी हाउस से स्टार्ट हो सकता है। तो हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया कि हम लोअर हाउस से शुरू करते हैं, यानी लोकसभा से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो लोकसभा में स्टार्ट किया। लोकसभा में सबसे पहले बिल आया, हमने इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन रखी, ट्रायल चला और दो चीजें होंगी, या तो ट्रायल प्रूव होगा कि हाँ भाई इस बंदे ने क्या करा है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करा है, या फिर होगा कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करा, एकदम मतलब मस्ती से। तो मान लो लोकसभा ने ट्रायल रखा और हमें पता चला कि नहीं जी इन्होंने ये वायलेशन नहीं करा है, और जब वोट डालने की बारी आई तो 2/3 ऑफ द मेंबर जो वोट डालने थे, टोटल जितने सीटें हैं उसके 2/3 मेंबर को वोट डाल करके क्या करना था, इनको हटाना था। उसकी संख्या कम रह गई, 2/3 नहीं रहे, उतने मेंबर नहीं मिले, मतलब 100 मेंबरों में से, या वैसे समझो 300 मेंबरों में से 200 मेंबरों को वोट डालना था। यहाँ पे संख्या निकल गई सिर्फ कितनी, 198 मेंबर ने वोट डाले, दो लोगों ने मना कर दिया हमें नहीं हटाना, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, प्रेसिडेंट वापस से अपनी पोस्ट पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 2/3 की मेजोरिटी नहीं मिली, भाई प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए थे सब खत्म हो गए, क्योंकि वोटिंग ही नहीं हो पाई, और जब वोटिंग ही नहीं हो पाई तो भैया प्रेसिडेंट फिर से प्रेसिडेंट के रूप में काम करने लग गया। पर मान लेते हैं लोअर हाउस में 2/3 की वोटिंग हो गई, कन्विक्टेड हो गए, बिल पास हो गया, ठीक है, इनके ऊपर एलिगेशन पास हो गया, 2/3 मेंबर ने कह दिया कि हाँ भाई हटा दो। अब क्या होगा, अब जो ये जो एलिगेशन है वो अगले हाउस में चला जाएगा, यानी कि अपर हाउस में। और आपको पता है अपर हाउस मतलब हमारा राज्यसभा, राज्यसभा में चला गया, सेकंड फेज में चला गया। अब सेकंड फेज में वहां पर भी ट्रायल होंगे, और जब वहां पर ट्रायल होंगे तो वहां पे भी दो चीजें होंगी, या तो एलिगेशन प्रूव होगा और वोटिंग होगी और वोटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी, या तो एलिगेशन प्रूव नहीं होगा और वोटिंग में क्या हो जाएगा, वो फ्री क्लीन चिट मिल जाएगा। अब मान लेते हैं पहले सिनेरियो में कि वोटिंग हुई और वोटिंग में क्या हो गए, वो उनको 2/3 की मेजोरिटी नहीं मिली, राष्ट्रपति अपने घर चला गया, अपने मस्त बोला अभी राष्ट्रपति हैं, बीबी जी सीट बची हुई है, कोई टेंशन नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमारा, ठीक है। पर मान लेते हैं कि 2/3 की मेजोरिटी कन्विक्टेड हो गई, मान गए, कन्विंस हो गई कि हाँ भाई इन्होंने गलत किया है, तो इनको अपने ऑफिस को क्या करना पड़ेगा,
छोड़ना पड़ेगा और अपने ऑफिस को छोड़ते वक्त अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट को। और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करेगा। क्लियर है यहां पर बात, समझ में आ गई ये बात कि किस तरीके से हटाया जाता है, समझ में बिल्कुल क्लियर हो गई। यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपको पहले 1/4 लोगों को एग्री करना पड़ेगा कि हटाते हैं, उसके बाद नोटिस भेजना पड़ेगा, उसके बाद 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस से। अगर दोनों में से किसी भी एक हाउस ने डिनाई कर दिया तो प्रेसिडेंट अपने घर वापस है, प्रेसिडेंट को कोई टेंशन नहीं है। और अगर किसी भी दोनों हाउसेस एग्री हो गए कि हाँ इनको हटा दो, तो भाई इनको अपने ऑफिस से क्या करना पड़ेगा, गुड बाय टाटा बोलना पड़ेगा। क्लियर है बात यहां पर, यह बात ध्यान रखना बच्चों, इंडिया के अंदर आज तक किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर या प्रेसिडेंट को इंपीचमेंट के थ्रू नहीं हटाया गया। क्लियर है बात यहां पर, क्योंकि यहां पर प्रेसिडेंट फेवरेट पर्सन होता है किसका, पीएम का। तो ऑब्वियस सी बात है जब फेवरेट है तो है फेवरेट। क्लियर है बात यहां पर, चलो जी नेक्स्ट आ जाता है वीटो पावर। बहुत ही प्यारी सी पावर है, समझते हैं इसको। देखो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है वीटो को सोच करके, वीटो का मतलब होता है स्टॉप कर देना। मतलब एक ऐसी पावर जो बिल, यानी कि मान लो कोई बिल गया, कोई प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट के थ्रू से एक बिल गया, प्रेसिडेंट को लगता है यार इस बिल में कुछ घोटाला है, प्रेसिडेंट के पास पावर है, उस पावर का नाम क्या है, वीटो पावर है। यानी बिल को क्या कर सकता है, रोक सकता है अपनी इस वीटो पावर को यूज करके। कितने तरीके की वीटो पावर होती है, तो इंडिया में 3 तरीके की होती है, अमेरिका में 4 तरीके की होती है। इंडिया में 3 तरीके की कौन कौन सी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। अमेरिका में एक और होती है जिसको हम बोलते हैं क्वालिफाइड वीटो, इंडिया में वो नहीं है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, सीधा मुंह पे मना, नहीं करता बिल पास, कर ले जो कर सकता है। किसने करा था ऐसा पहली बार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में ये करा था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में ये करा था। और 1989 में शायद वेंकटेश्वर जी ने भी वीटो में एब्सोल्यूट वीटो का यूज करा था। ठीक है, इस वीटो को ये समझ लो ये कब यूज करी जाती है, ये विद कंसल्टेंसी ऑफ दी कैबिनेट करी जाती है, काउंसिल की कंसल्टेंसी पर की जाती है। और इसका ज्यादा सिनेरियो कब होता है, जब एक पहली गवर्नमेंट क्या हो गई, पहली गवर्नमेंट थी और उसकी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, एक बिल पास हो चुका था, लोकसभा से भी पास हो गया था, राज्यसभा से भी पास हो गया था, प्रेसिडेंट की टेबल पे पहुंचा था और क्या हो गई, लोकसभा कोलैप्स कर गई, लोकसभा हो गई डिसॉल्व। अब जो नई कैबिनेट आई, ठीक है, उसने प्रेसिडेंट को बोला ऐसा सुनो इस बिल को ना इसे एब्सोल्यूट वीटो कर दो, मना कर दो। समझ में आई, डिस्क्रिमिनेशनरी पावर नहीं है, इसके अपनी मन की इच्छा की पावर नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो को यूज कर सकता है विद दी परमिशन या एडवाइस ऑफ कैबिनेट। ठीक है, काउंसिल, उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर यूज करता है ये। ठीक है, याद रहेगी बात। अच्छा, सस्पेंसिव वीटो क्या होती है, तो सस्पेंसिव वीटो होती है जब उसको ये लगता है कि यार बिल को ना, बिल में कुछ गड़बड़ है, तो बिल को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। अब इसके साथ थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लूप होल है कि अगर एक बार सस्पेंसिव वीटो का यूज कर दिया किसने, आपके प्रेसिडेंट ने, और बिल गया वापस कहां पर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, और पार्लियामेंट ने उसमें कोई भी चेंज नहीं करा, तो अगली बार वही बिल क्या उस पर वीटो यूज कर लेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो उस पर वीटो यूज नहीं कर सकता, उसको उस बिल पर साइन करने ही करने होंगे। तो सस्पेंसिव वीटो क्या करता है, बिल को रिटर्न कर सकता है। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो, चुपचाप जेब में डाल के बैठ गए, कुछ बोल ही नहीं रहे। कई बार होता है ना ऐसा, मतलब आपने किसी से बोला कि आप हमारे साथ कॉफी पीने चलोगी, उन्होंने भी बोला कुछ नहीं और हंस के बिल्कुल चल दिया। अब आपका तो हो गया ना पॉकेट वीटो वाला हाल, आपको ना हाँ बोला और ना बोला। पहले केस में सीधा ना बोल सकती थी, दूसरे केस में क्या हो सकती थी, बोले नहा धोकर क्या फिर बात करेंगे। ठीक है, और तीसरे केस में ना हाँ बोला और ना बोला, आपका दिल वहीं पर अटका रह गया जहां पर वो छोड़ के गई थी या गया था। ठीक है, अब आप वेट कर रहे हो सी लव मी और सी लव मी नॉट के तौर पे। तो यहां पे क्या होता है, पॉकेट वीटो का यूज शायद 1991 में हुआ था। क्या नाम है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी
और जिला सिंह जो थे वो उस समय प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और उस समय इन्होंने शायद इंडियन पोस्ट ऑफिस का एक बिल था जिसके ऊपर क्या लगाई थी, पॉकेट वीटो का यूज करा था। क्लियर है बात, याद है कि तो पॉकेट वीटो बेसिकली क्या होती है, यहां पर ना तो वो हाँ बोलता है ना ही वो ना बोलता है, बिल के ऊपर कुछ बोलता ही नहीं है, ठीक है। इस तरीके की 3 वीटो यूज होती हैं जो हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर है। अब बात समझ लेते हैं थोड़ा सा बिल के बारे में। बच्चों बिल 3 तरीके के होते हैं, वैसे तो 4 तरीके के होते हैं पर मेनली 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो ऑर्डिनरी चीजों के लिए आता रहता है, जैसे आईआईटी बनवानी है या फिर मान लो सपोज करो कि क्या कहते हैं फार्म एक्ट आ गया, वो सब कैसे बिल हैं, ऑर्डिनरी बिल हैं। अच्छा, दूसरा होता है मनी बिल। जब गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अपने खर्चों के लिए जो बिल पेश करती है उस बिल को क्या बोलते हैं, मनी बिल बोलते हैं। और तीसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करता है, चेंज करता है। तो याद रखना इन 3 बिलों में ऑर्डिनरी बिल पर तो तीनों की तीनों वीटो पावर यूज होती है, यानी कि सस्पेंसिव भी हो सकती है, पॉकेट भी हो सकती है और आपकी एब्सोल्यूट भी हो सकती है। पर मनी बिल के ऊपर एब्सोल्यूट वीटो का यूज नहीं हो सकता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर तीनों में से किसी भी वीटो का यूज नहीं किया जा सकता। और यह बात कब कर दी गई, यह बात करी गई 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल क्या है, बियॉन्ड द पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, उस पर क्या नहीं यूज कर सकता, वीटो यूज नहीं कर सकता। यानी कोई भी बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करता हो उस पर वीटो का यूज नहीं हो सकता, यानी उस पर प्रेसिडेंट को अपनी सहमति देनी होगी ही। और ये बात कमाल की देखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो होता है, जो आर्टिकल 368 में आता है, वो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, यानी 2/3 ऑफ द मेजोरिटी चाहिए होती है। तो कहीं ना कहीं सब सहमत है तो प्रेसिडेंट के रोकने से भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा। क्लियर है यहां पर बात। तो ये था आपके प्रेसिडेंट के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट, हमने सारी बातें कर ली हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ बात पूछनी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। नीचे आपके पास कमेंट सेक्शन है, आप उस पर कमेंट करो, मैं आपको जवाब दूंगा। हमारी तरफ से प्रेसिडेंट हो गया है खत्म। परसों यानी कि आपकी शायद वेडनेसडे की क्लास में, आज मंडे है, सॉरी फ्राइडे की क्लास में, ठीक है, फ्राइडे की क्लास में हम करेंगे एमसीक्यूज विच इज रिलेटेड विद द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो फ्राइडे को आपकी कोई भी क्या नहीं होने वाली, कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होने वाले हैं जो आपके प्रेसिडेंट और हमारे पहली क्लास से। तो आपकी जो ये क्लास थी, इस क्लास को मिला के आपकी पॉलिटी की हो गई है 3री क्लास। आप जाकर के वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप जाके देख सकते हो। और हमने इलेक्शन पढ़ लिया, इंपीचमेंट पढ़ लिया, वीटो पढ़ लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी डाउट है तो आप बेफिक्र होकर के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों अपना रखो ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।